हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर आपकी जो क्लासेस हमने ली है सर वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है, कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया सर। लास्ट मोमेंट पे हमें रिवीजन चाहिए होता है सारे कंसेप्ट का, इसलिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं। आज हम टाइम ऑफ सप्लाई के रिवीजन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के एंड में आप मुझे मेंशन कर देना कि अब इसके बाद आपको क्या चैप्टर का रिवीजन चाहिए। आप लोगों के जो मैसेज आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा। ये रिवीजन के अंदर जैसे मैं नॉर्मल क्लासेस के अंदर करता हूं, बहुत डिटेल्ड में आपसे बात करता हूं, उतना डिटेल्ड में विथ रीजंस हम यहां बात नहीं करेंगे। हम यहां पे सारे कंसेप्ट का एक क्विक रिवीजन करेंगे। मतलब ये जो हमारी क्लास होगी ये सिर्फ रिवीजन के पर्पस के लिए होगी, जस्ट रिकॉलिंग ऑल दी कंसेप्ट जो हमने क्लासेस में। और यहाँ पे जितने रिवीजन के अंदर भी मैं आपको प्रैक्टिकली सारे कंसेप्ट का प्रोविजन बताऊंगा। कि जनरली स्टूडेंट्स का ये होता है सर हम भूल जाते हैं, क्योंकि द रीजन बिहाइंड हम सिर्फ कंसेप्ट को सुनते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि सप्लायर रेसिपिएंट कैसे मूवमेंट होता है, तो आपको कंटेंट याद रहेगा। लेकिन ये क्लास क्विक रिवीजन के फॉर्म में होगी, बहुत ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। नाउ वी स्टार्ट टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई की यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कब होगी, जीएसटी का पेमेंट कब करना होगा। तो जीएसटी की जो लायबिलिटी है, जीएसटी का जो पेमेंट है वो कब अराइज होगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। This is given in the section 12 subsection 1 और 13 subsection 12। सेक्शन 12 के जितने भी सबसेक्शन है वो गुड्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। किसके रिगार्डिंग? गुड्स। और सेक्शन 13 के जितने भी सबसेक्शन है वो सर्विसेज के लिए बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे आपको जितने भी सेक्शन जहां जिन जिन सबसेक्शंस को मैं मर्ज कर सकता था वो हम साथ में लेंगे, जहां हमें जरूरत पड़ेगी अलग पढ़ने की तो हम अलग भी पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है टाइम ऑफ सप्लाई। अब पॉइंट ये आता है सर व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन 12 वाले सारे वो क्या बताएंगे, गुड्स के बारे में, और 13 क्या बताएगा, सर्विसेज के बारे में। तो फर्स्ट वी कम टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। तो एक आपको याद रखना पड़ेगा, गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज। इसका मतलब सप्लायर भैया जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। यदि सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल इन केस ऑफ गुड्स तो विल डिस्कस 12 सबसेक्शन 2। और यदि रेसिपिएंट यदि जीएसटी पे करने के लिए लायबल है तो हम पढ़ेंगे 12 सबसेक्शन। और यही का यही प्रोविजन 13 में अप्लाई हो जाएगा, 13(2) और 13। गुड्स के केस में जब सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो, जब सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। आप माइंड में इतना याद रखो कि कौन जीएसटी पे कर रहा है, सप्लायर। और यदि सप्लायर जीएसटी पे कर रहा है तो सप्लायर क्या करेगा सर, सप्लायर माल देता है। क्या देता है? माल देता है, गुड्स देता है। तो इसका मतलब जब सप्लायर ने गुड्स दिया, क्या क्या डेट हो सकती है, जब सप्लायर माल दे रहा है, जब सप्लायर बिल बना रहा है, जब सप्लायर को पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है, यही डेट होगी। तो हम देखते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में क्या टाइम ऑफ सप्लाई दिया हुआ है। सुनना बात, कौन जीएसटी पे कर रहा है, सप्लायर। यदि सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डीओआई, डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय द सप्लायर, डीओआई। और यदि सप्लायर ने बिल बनाया ही नहीं तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। मींस सप्लायर को जब तक बिल बना लेना चाहिए, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। यहां पे डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 12 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ था, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन आया 66/2017, उसमें ये कंसेप्ट को रिमूव कर दिया। मतलब फिलहाल दो ही रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 डेट ऑफ इनवॉइस, सेकंड इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जांपल सप्लायर ने बिल बनाया 15 नवंबर और बिल बना लेना चाहिए था फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर 2021। हम क्या टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, मतलब जीएसटी का लायबिलिटी कब अराइज होगा, विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से पहले क्या आया सर, 15 नवंबर 2021। तो 15 नवंबर 2021 को इन सप्लाईज के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। और मैंने बता ही दिया है कि पेमेंट जो है फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स
जब फॉरवर्ड चार्ज होगा तो पेमेंट इज नॉट रेलिवेंट नाउ, तो पेमेंट इज कंसिडर नहीं किया जाता। अब डेट ऑफ इशू इनवॉइस से तो मैं पता है कि जब सप्लायर बिल बना रहा है, लेकिन यदि सप्लायर बिल बना ही नहीं, क्योंकि उसे पता है मुझे जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को कब करना पड़ेगा, जब मैं बिल बनाऊंगा। चलो एक काम करता हूं, बिल ही नहीं बनाऊं, मैं बिल ही नहीं बनाऊं, तो गवर्नमेंट ने बोला ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो सेक्शन 31 आपको ये बताएगा व्हाट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। पहला केस नंबर 1, in case of section 31 subsection 1, in case of normal supply मतलब other than continuous supply। तो यदि नॉर्मल सप्लाईज के केस में ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है बेटा, ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के बारे में बात हो रही है। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा नॉर्मल सप्लाई के केस में, दो बातें। इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सप्लायर मुंबई में जो रेसिपिएंट है वो जयपुर में है, रेसिपिएंट ने ऑर्डर दिया मुझे कैमकॉर्डर चाहिए, तो सप्लायर ने मुंबई से कैमकॉर्डर जयपुर के लिए डिलीवर किया, जयपुर के लिए रिमूव्ड किया, जयपुर के लिए दिया। तो यदि सप्लाई इन्वॉल्व्स, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, क्योंकि जब गुड्स मूवमेंट कर रहा है, गुड्स को मूवमेंट करना है, इसका मतलब गुड्स रिमूव किया जाएगा, तो मतलब टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है बेटा, ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस सप्लायर को कब बिल बना लेना चाहिए, जब सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। लेकिन सेकंड केस, इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल देयर इज ए सप्लायर इन मुंबई, रेसिपिएंट भी मुंबई का है, वो सप्लायर, वो रेसिपिएंट सप्लायर की दुकान में जाता है, बोलता है भैया मुझे आपका ओप्पो का मोबाइल चाहिए, क्या गुड्स रिमूव हुआ? गुड्स पहले भी शॉप पे था, अभी भी शॉप पे, गुड्स रिमूव नहीं हुआ, डिलीवर किया गया। तो इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, दिस इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, this is the last date on which supply is required to issue the invoice. Now we come to the second one. Second is the continuous supply of goods. Continuous, regularly, recurring basis पे लगातार। For example, ये सीमेंट वाला है और ये फॉर एग्जाम्पल बिल्डर है, तो यहाँ पे सप्लायर बिल्डर नहीं है, बिल्डर हुआ तो सर्विसेज में आ जाएगा। तो मैं ये बिल्डर तो रेसिपिएंट है भैया, तो सप्लायर जो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है वो है सीमेंट वाला, गुड्स दे रहा है। तो रेसिपिएंट ने बोला भैया हमें आपका सीमेंट चाहिए, हमारा मकान बन रहा है तो हमें रोज सीमेंट चाहिए, तो भैया बार बार पेमेंट थोड़ी देंगे, तो एक काम करो हर 10 डेज में पेमेंट दे देंगे, हर 10 डेज में पेमेंट दे देंगे, या आप एक काम करना स्टेटमेंट दे देना, हर 10-10 दिन में, 15-15 दिन में, 20-20 दिन में, जो भी दोनों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड होगा कि कितने टाइम पीरियड के अंदर वो स्टेटमेंट देगा, या आप 5-5 दिन में जो पेमेंट बनता है वो दे दो। तो इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि रेगुलर बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। तो यदि कभी रेसिपिएंट यदि पेमेंट ना दे तो सप्लायर क्या करता है, स्टेटमेंट बना के दे देता है, भैया 15 दिन का स्टेटमेंट है, देख लो कि कितना माल दिया गया। तो यहाँ पे यही दिया गया, यदि सप्लायर सीमेंट वाला, पाइप्स वाला रेगुलरली बेसिस पे किसी पर्सन को यदि सप्लाईज करता है, जैसे दूध वाला होता है, रोज दूध देने आता है, तो ये थोड़ी एवरीडे आपसे पेमेंट लेता है। मैं ये नहीं बोला कि जो दूध देने वाला आता है मिल्क पर आपको जीएसटी लगेगा, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात समझ में आ रही है क्या? न्यूज़पेपर आपके घर पे रोज आता है, तो क्या आप रोज उसे 5 रुपीज या 7 रुपीज देते हो? नहीं ना। तो वो आपको क्या करता है, 15 डेज के अंदर स्टेटमेंट बना देता है, या आप हर महीने या 10 दिन में उसको कुछ पेमेंट दे देते हो। तो दिस इज गिवन सेकंड केस, यदि सप्लायर रेगुलर बेसिस पे, रिकरेंट बेसिस पे, कंटिन्यूअसली यदि गुड्स सप्लाईज कर रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं करें यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई तो अपना एक ही होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां हम बात कर रहे हैं बिल कब बना लेना चाहिए, तो बिल कब बना लेना चाहिए, बिफोर एट द टाइम हो जब स्टेटमेंट दिया जा रहा है सप्लायर के द्वारा या रेसिपिएंट से पेमेंट रिसीव्ड किया जा रहा है, व्हिचएवर इज अर्लियर। अब डाउट क्या आ रहा है, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स? Continuous supply of goods means which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis, whether or not by the means of wire, pipes या other conduit, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है,
जहां सप्लायर रेगुलर बेसिस पे क्या करेगा, 10 डेज 15 डेज या मंथली बेसिस पे क्या करेगा, बिल बना के देगा, एंड एनी अदर सप्लाईज जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड की जा रही। तो जब रेगुलर बेसिस पे आप सप्लाईज करते हो, रिकरेंट बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे जो भी आपकी द्वारा सप्लाईज की जा रही है, ऐसे गुड्स की सप्लाईज को हम बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ। नाउ वी कम टू द थर्ड केस। जनरली सप्लायर को बहुत बार, आज आप फॉर एग्जांपल मोबाइल का बिजनेस करते हो, लैपटॉप का बिजनेस करते हो, जो जनरली B2B ट्रांजैक्शन, जनरली ये B2C में कम होता है, B2B में बहुत ज्यादा होता है। तो सप्लायर ने बोला भैया हमारे मोबाइल देखो, हमारा नया प्रोडक्ट देखो, तो रेसिपिएंट क्या बोलता है, आप दे दो, पसंद आएगा तो और खरीद लेंगे, आप भिजवाओ तो सही। तो बहुत बार माल बेचा नहीं जाता है, अप्रूवल पे दिया जाता है। तो यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को यदि कोई गुड्स बेचा नहीं है, सेल नहीं किया, अप्रूवल पे दिया, यदि पसंद आ गया तो सेल मान लिया जाएगा, और यदि पसंद नहीं आया तो वापस से रिटर्न कर देगा। तो ऐसे केसेस में जो सप्लायर है उसे कब तक बिल बना लेना पड़ेगा, यदि सप्लायर ने कोई गुड्स सेल नहीं किया, बेचा नहीं है, अभी सिर्फ अप्रूवल पे दिया है, यदि सामने वाले को पसंद आ गया तो वही सेल हो जाएगी। तो इसका और क्या पता वो वापस से आपको रिटर्न करे ही नहीं, डीम्ड सप्लाई मान ले। तो इसलिए ड्यू डेट और इनवॉइस कब तक सप्लायर बिल बना लेगा, पॉइंट नंबर 1, इट इज द बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब इट इज द अप्रूवल, जब रेसिपिएंट की एक्सेप्टेंस आ जाए, या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज before or at the time of acceptance of the recipient, or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. This is the due date of invoice as per section 31. ये हमने बात की फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ गुड्स। तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। यदि सप्लायर गुड्स का नहीं, यदि सप्लायर सर्विसेज यदि प्रोवाइड करता हो, और यदि सप्लायर यदि सर्विसेज यदि प्रोवाइड करता हो और फॉरवर्ड चार्ज हो, मतलब सप्लायर इज लाइबल टू पे द जीएसटी, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नंबर 1 पहला केस, इफ इनवॉइस, यदि सप्लायर ने बिल टाइम जो भी पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर यदि बिल बना लेता है, सप्लायर यदि इनवॉइस विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31, यदि उतने टाइम पीरियड के अंदर यदि सप्लायर ने बिल बना लिया, देन डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, राइट। सर डेट ऑफ इनवॉइस मैंने सब सप्लायर बिल बना के दे रहा है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जब सप्लायर को पेमेंट मिला, तो कौन सी वाली डेट, बैंक अकाउंट वाली डेट, या जब आपने बुक्स में एंट्री की, ध्यान से देखना बेटा, जब पेमेंट बुक्स में एंटर्ड किया गया, जब सप्लायर ने पेमेंट अपनी बुक्स में एंटर्ड किया, और बैंक अकाउंट जब सप्लायर का क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट और बुक्स में एंट्री विच एवर इज अर्लियर फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, so that is the date or receipt of payment, right? Now we come to the point number B. पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, पॉइंट नंबर बी कहता है यदि सप्लायर ने यदि बिल, यदि सप्लायर ने यदि इनवॉइस जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 31 यदि उस नहीं दिया, तो दैट जब बिल नहीं बना टाइम पीरियड के अंदर तो बिल वाली डेट कंसीडर नहीं करेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कंसीडर करेंगे, मतलब जब सर्विस कंप्लीट हो गई। यदि टाइमली बिल बना दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और यदि टाइमली बिल नहीं बनाया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। Now we come to the third case, यदि ए और बी दोनों यदि एप्लीकेबल नहीं हुए, और ए और यदि बी दोनों एप्लीकेबल नहीं होते, तो जिस दिन रेसिपिएंट इन सर्विसेज को अपने बुक्स में एंटर दिखाता है, जिस दिन रेसिपिएंट इन बुक्स में अपने सर्विसेज के रिसिप्ट दिखाता है, दैट इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। उस समय जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, उस समय सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। वापस से एक डाउट, तो सेक्शन 31 में क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है कि जितने टाइम पीरियड के अंदर सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार हम डॉट नंबर 2 देख लेते हैं, फिर आएंगे हम उस पॉइंट पे कि व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस। कि उससे पहले एक नोट नंबर 2, वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रिसीव्स एन अमाउंट अप टू ₹1000 in excess of the amount indicated in the tax invoice। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से लेते हैं। मिस्टर ए एक सप्लायर है,
मिस्टर एक सप्लायर है, उसने सप्लाईज की गुड्स या सर्विसेज, सर आप सर्विस के लिए बात कर रहे हो तो सर्विस की ही बात होगी। तो सप्लायर ने सर्विसेज सप्लाई की टू मिस्टर बी दैट इज द रेसिपिएंट। 23 अप्रैल 2021 को इन सर्विसेज के लिए बिल बना दिया गया, दैट इज 14,750 रुपीज का। कितने का बिल बनाया बेटा? 14,750 रुपीज का बिल बना दिया 23 अप्रैल 2021। मिस्टर बी ने इस इनवॉइस के अगेंस्ट जो 14,750 रुपीज का जो बिल था, इस बिल के अगेंस्ट रेसिपिएंट ने 2 मई 2021 को 15,000 रुपीज का पेमेंट दे दिया ड्यू टू एनी रीजन। उसके बाद छटके नहीं थे, खुले अमाउंट नहीं थे, जो भी रीजन हो, इसने 14,750 रुपीज का बिल आया, उस बिल के अगेंस्ट 2 मई 2021 को मिस्टर बी मिस्टर ए को कितना अमाउंट? 15,000 रुपए का अमाउंट पे कर देता है, राइट। तो यहां पे फर्स्ट हम बात करते हैं 14,750 रुपीज के लिए। तो 14,750 रुपीज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 23 अप्रैल। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है 2 मई विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ? दैट इज 23 अप्रैल फॉर द पर्पज ऑफ 14,750 रुपीज के अमाउंट के लिए। लेकिन अमाउंट कितना दिया गया? 15,000 रुपए। तो 250 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 250 रुपए के लिए कितने अमाउंट के लिए? 250 रुपए के लिए 250 रुपए के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई आपको लेना पड़ेगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस तो अभी बना ही नहीं, क्योंकि 14,750 रुपीज का बिल बनाए, 250 रुपए का तो बिल वो कभी भी बना देगा, क्योंकि उसने वापस रिटर्न नहीं किया। भैया आप बार बार हमसे सर्विसेज लेते हो, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, तो इसका बिल बाद में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, लेटर ऑन बनेगा। अभी तो बिल बना ही नहीं, अभी तो वो सर्विसेज दी भी नहीं 250 रुपए के लिए। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या हुआ? नील। लेकिन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो है, 250 रुपए का पेमेंट तो आपके पास आ गया, तो डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है for the purpose of 250 rupees. Date of receipt of payment 2 मई whichever is earlier, that is 2 मई। तो गवर्नमेंट कहती है भैया तुम भी क्या याद रखोगे, यदि इनवॉइस के अगेंस्ट जो एक्सेस पेमेंट आया, यहां पे एक्सेस पेमेंट कितना है? 250 रुपया। तो 1,000 रुपीज तक का, कितने का? 1,000 रुपीज तक का जो भी एक्सेस पेमेंट आपको रिसीव होगा, कितने तक का? 1,000 रुपीज तक का जितना भी एक्सेस पेमेंट जो आपको रिसीव होगा, उसके लिए तुम भी क्या याद रखोगे? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल तो बाद में ही बनेगा। तो 1,000 रुपीज तक के जो भी एक्सेस पेमेंट आपको रिसीव होंगे इनवॉइस के अगेंस्ट, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब भी बिल बनेगा, दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। फॉर एग्जाम्पल 10 मई को बना, 15 मई को बना, जब भी आपने उससे सर्विसेज दी तो तब बिल बना होगा, तो लेटर ऑन जब भी बिल बनेगा। लेकिन ये पॉइंट, यदि यहां पे रेसिपिएंट 15,000 रुपए की जगह यदि 16,000 रुपए का ये अमाउंट दे देता, तो यहां पे एक्सेस पेमेंट कितना होता? 1,250 रुपए का। तब ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता, तब ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो 1,250 रुपए के लिए डेट ऑफ इशू इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर करना पड़ता। तो इनवॉइस तो अभी बना नहीं, लेकिन पेमेंट आ गया, तब आपको 2 मई को जीएसटी पे करना पड़ता। यदि 16,000 रुपए का यदि इनवॉइस के अगेंस्ट यदि पेमेंट दिया होता तो 1,250 रुपए के लिए क्या होगा? 2 मई 2021। लेकिन ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया, या तो कितना एक्सेस पेमेंट है? 250 रुपए का। तो 1,000 रुपीज का जितना भी एक्सेस पेमेंट सप्लायर को रिसीव्ड होगा अगेंस्ट इनवॉइस, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, इसका मतलब तुम चाहो तो 2 मई को जीएसटी पे कर दो। क्या बेटा? तुम चाहो तो 2 मई को जीएसटी पे कर दो, मतलब सप्लायर की मर्जी है, वो चाहे तो 2 मई को जीएसटी पे कर दे, वो चाहे तो डिले करना चाहे तो डिले भी कर सकता है। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ एप्लीकेबल होगा जो 1,000 रुपीज तक का
1000 रुपीज तक का जो भी एक्सेस पेमेंट रिसीव्ड होगा अगेंस्ट द इनवॉइस, इनवॉइस के बदले जब पेमेंट आता है और 1000 रुपए तक का जो भी एक्सेस पेमेंट आता है उसके लिए सप्लायर की मर्जी हो तो सप्लायर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विचएवर अर्लियर करने की बजाय ओनली डेट ऑफ इशू इनवॉइस जब भी बिल बनेगा वो वाला टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लेगा। सर्विसेज के केस में बिल सप्लायर को कब तक बना लेना पड़ता है एज पर नोट नंबर 3 पॉइंट नंबर ए पहला केस, इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाईज मतलब अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यदि अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो उस केस में सप्लायर को कब तक इनवॉइस रेज कर लेना चाहिए, वो इनवॉइस बना लेगा। इसमें दो बातें हैं, यदि सप्लायर ऑफ सर्विसेज यदि बैंकिंग कंपनी है या एनबीएफसी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन केसेस के अंदर सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और यदि इन तीनों के अलावा बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी के अलावा यदि कोई और पर्सन यदि सर्विसेज सप्लाई कर रहा है लाइक कोरियर एजेंसीज, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट या एनी अदर बट अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई, तो कंटिन्यूस सप्लाई के अलावा यदि कोई और पर्सन यदि सर्विसेज सप्लाईज कर रहा है तो उस केस में बिल बना लेना चाहिए विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अरे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होगा, सेक्शन 2 क्लोज 20 नाम से इंडिकेट करता है कंटिन्यूस, लगातार, जहां सप्लाई लगातार रेगुलरली रिकरेंट बेसिस पे यदि सर्विसेज दे मोर देन 3 मंथ्स। गुड्स के केस में टाइम पीरियड नहीं था, सर्विसेज के केस में टाइम पीरियड दिया हुआ है, जहां सप्लायर सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पे, रिकरेंट बेसिस पे, कंटिन्यूस लगातार बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा है फॉर ए पीरियड मोर देन 3 मंथ्स विथ पीरियडिक पेमेंट। मतलब एक बिल्डर बोल रहे हैं कि हम आपको 4 साल के अंदर मकान बना के दे देंगे, तो आप पेमेंट 4 साल के बाद नहीं दोगे, जितना जितना मकान बनता रहेगा या एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, तो मतलब पीरियडिक मतलब टाइम पीरियड दे दिया, तो जब जब जितना जितना काम होगा काम के हिसाब से पेमेंट दे देना, या क्वार्टरली बेसिस पे या 6 मंथ्स में या एवरी मंथ आपको यही अमाउंट पे करना पड़ेगा। जहां पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशंस और मोर देन 3 मंथ्स यदि सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जा रही हो या ऐसे सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड की जा रही हो, इन सर्विसेज को हम बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लाइक बिल्डर्स। उनको जनरली 2 या 3 साल लगते ही हैं पूरा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है। मैं यहाँ पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सर्विसेज के जो सप्लायर है इनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में कब तक इनवॉइस रेज कर लेना चाहिए। पहली कैटेगरी, यदि बिल्डर ने पहले ही बोल दिया कि एवरी मंथ एंड होने के बाद 5 डेज के अंदर आपको पेमेंट देना पड़ेगा, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट is ascertainable from the contract, so then on or before the due date of payment। लेकिन जब सप्लायर सर्विसेज दे रहा है मोर देन 3 मंथ्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे पेमेंट देना पड़ेगा, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable from the contract, then before or at the time when the supplier receives a payment। कभी कभी रेसिपिएंट बोल देता है बिल्डर भैया मुझे आपके ऊपर बिलीव नहीं है, आपने तो बोला कि क्वार्टरली पेमेंट लूंगे, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं, जितना जितना आप काम करके दोगे उतना उतना पेमेंट। तो वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, जितना जितना आपका काम होगा, जितना जितना परसेंटेज कंप्लीट होगा उसके हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, देन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट, दिस इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और यदि सप्लायर ने जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है, यदि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर यदि इनवॉइस रेज किया था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और यदि सप्लायर ने टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया तो इनवॉइस की जगह हम क्या लेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। वेरी गुड। So now we come to the section 12 subsection 3, time of supply in case of supplies of goods under reverse charge mechanism। मतलब कौन जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है, सप्लायर नहीं रेसिपिएंट। इसका मतलब जब रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है तो अब आपको ये नहीं देखना कि सप्लायर ने माल कब दिया,
क्योंकि सप्लायर थोड़ी जीएसटी पे करना है। तो अब जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। तो किसके पॉइंट से बात की जाएगी? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट माल देता है या लेता है? तो रेसिपिएंट को कब माल मिला, रेसिपिएंट ने कब पेमेंट दिया? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल है तो इसका मतलब इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की डेट, रिमूवल की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। कौन जीएसटी पे करेगा बेटा? रेसिपिएंट। क्या क्या डेट हो सकती है अभी एग्जांपल के लिए अपन बात करते हैं। फॉर एग्जांपल रेसिपिएंट ने ऑर्डर दिया 25 जुलाई 2021। कैसे यूनिट सबको पता है कि इस केस में क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में मैंने बताया था कैसे यूनिट पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, सप्लायर को नहीं। रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। तो सप्लायर ने 28 जुलाई को बिल बना दिया, तो ऑर्डर की डेट भी रेलिवेंट नहीं है, इनवॉइस की डेट भी रेलिवेंट नहीं है। अब क्या किया सप्लायर ने? कैसे यूनिट प्रोवाइड किए, रिमूव कर दिए, तो सप्लायर जीएसटी थोड़ी पे करेगा, तो रिमूवल का डेट भी रेलिवेंट नहीं है। अब क्या हुआ? 4 अगस्त 2021 को रेसिपिएंट को पेमेंट मिला? पेमेंट नहीं मिला, माल मिला। कैसे यूनिट मिला? तो मतलब ये हुआ कि 29 जुलाई 2021 को कैसे यूनिट सप्लायर ने रिमूव किया था और ये रिसिप्ट हुआ 4 अगस्त 2021 को। 4 अगस्त को रिसिप्ट हुआ एंड 3 सितंबर 2021 को सब रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट दिया। तो रेसिपिएंट के पॉइंट से जो इवेंट एप्लीकेबल हो रहे हैं वो दो ही तो आ रहे हैं कि उसने गुड्स कब रिसिप्ट किया और पेमेंट कब दिया। तो जल्दी से हम कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। वैसे तो मैंने आपको पहले कमिट किया था कि मैं आपको ज्यादा लॉजिक दूंगा नहीं, फिर भी क्या करूं, मैं अपनी हरकत अपनी आदत से बाज नहीं आता। ये रिवीजन क्लासेस है फिर भी मेरा मन रुकता नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक देने का मन करता ही। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। नंबर 1 इवेंट, नंबर 1 दैट इज पहला केस। पहला केस क्या कहता है? नॉर्मली डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि जीएसटी कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट। जीएसटी कौन पे कर रहा है? मेरे साथ बोलो, रेसिपिएंट। तो जब रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा तो पहला पॉइंट क्या होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट कौन सी ली जाएगी? जब उसका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, या जब उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया बुक्स में एंट्री करेगा, तो जब वो पेमेंट की बुक्स में एंट्री करेगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, व्हिचएवर इज अर्ली। पॉइंट नंबर सी, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। जो भी आपकी इनवॉइस की डेट है, फॉर एग्जांपल यदि इनवॉइस आपने 2 मई 2021 को बनाया तो देन आपको टाइम पीरियड काउंट करना होगा 30 डेज फ्रॉम द 3 मई। तो 3 मई से 30 दिन आप काउंट करोगे। 30 दिन के बाद जो आपका नेक्स्ट डे होगा दैट इज द 31st डे। क्योंकि इनवॉइस की डेट रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि सप्लायर जीएसटी नहीं पे करेगा, तो इसलिए हमने क्या लिया? 31st डे। 3 इवेंट है बेटा। जब रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा तो 3 इवेंट है। नंबर 1 डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट मेड, एंड थर्ड वन इज 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। इन तीनों में से जो अर्लियर होगा वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। इस समय रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा, रेसिपिएंट की जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी। पॉइंट नंबर 2, यदि पॉइंट नंबर 1 यदि एप्लीकेबल नहीं हुआ, यदि पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग यदि टाइम ऑफ सप्लाई यदि हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, देन टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। जिस दिन रेसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री करेगा उस दिन जीएसटी की लायबिलिटी अराइज। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यदि आप सर्विसेज को यदि सप्लाई कर रहे हो और जीएसटी पे करने के लिए कौन लायबल है? दैट इज द रेसिपिएंट। यदि रेसिपिएंट यदि जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, एग्जांपल के लिए देयर इज ए सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी रिलायबल सिक्योरिटी सर्विसेज, इन्होंने रिलायंस कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड की। तो ये हमने रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। क्या होता है? कुछ कंडीशन यदि फुलफिल होती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। सप्लायर जीएसटी नहीं पे करेगा, सप्लायर जीएसटी नहीं पे करेगा। जीएसटी कौन पे करेगा? ये जो रिलायंस कंपनी है ये जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। तो सर रेसिपिएंट की जीएसटी लायबिलिटी कब अराइज होगी? तो जनरली सर्विसेज क्या होती है? जनरली क्या सर्विसेज होती क्या है? इनटेंजिबल। इसलिए यहाँ पे फिजिकली रिसिप्ट को इंपॉर्टेंस
जाती तो हमारा जो पहला पॉइंट वहां पे जो हमने गुड्स पढ़ा था तो हमने वहां पे क्या लिया था, डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, वो यहाँ पर नहीं लिया जाए। तो बाकी क्या बचा, 2 पॉइंट। जिस दिन रेसिपिएंट ने पेमेंट दिया, यहाँ पे 31st डे की जगह, क्योंकि सर्विसेज में बहुत बार पेमेंट हम डिले भी कर देते हैं, तो अब मान लो तो डेट ऑफ पेमेंट मेड और 61st डे है बेटा डेट ऑफ पेमेंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 में 2 पॉइंट है, ए और बी। ए क्या कहता है, ए के अंदर दिया हुआ है डेट ऑफ पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रेसिपिएंट, और दूसरा पेमेंट क्या होता है, जब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ रेसिपिएंट का, व्हिचएवर इज अर्लियर, दिस इज पॉइंट नंबर ए। फाइनली पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, पॉइंट नंबर बी कहता है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इन दोनों में से क्या लिया जाएगा, व्हिचएवर इज अर्लियर। और जब पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे पॉइंट नंबर 2 आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सर व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। पॉइंट नंबर 3 डिफरेंट है, यदि सप्लायर आउटसाइड इंडिया, क्या बेटा, यदि सप्लायर यदि आउटसाइड इंडिया और सप्लाई की जा रही हो बाय द एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब ये कि आपने सर्विसेज को क्या किया है, इंपोर्ट किया है। मतलब ये कि जो पर्सन आपको सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वो इंडिया की बात से कर रहा है, और यदि इंडिया की बात से आप कोई भी सर्विसेज लोगे तो ये इंपोर्ट है, और इंपोर्ट पर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर जीएसटी लगता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में कवर्ड होता है। लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, सर्विसेज आपने इंडिया के बाहर से लिए और सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में दोनों क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और यहां पे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का वही मतलब होगा जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो मैंने बताया ना सेक्शन 92 याद आया, तो जो सेक्शन 92 ए के अंदर जो हम पढ़ते हैं कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, वही मतलब यहाँ पे भी कवर्ड है। तो यदि आपने सर्विसेज इंडिया के बाहर से ली एज वेल एज सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों यदि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं, तो देन नॉर्मल पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर नहीं करोगे। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, राइट। ये जो भी नोट्स है, ये नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके नोट्स ले सकते हो, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। हम आपकी पूरी हेल्प करने को रेडी है, तो थोड़ा सा आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियोस को थोड़ा सा, हमें भी अच्छा लगेगा कि तुमने हमारे एफर्ट्स को समझा, लाइक किया। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम बात कर रहे थे सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 की, क्योंकि रिवर्स चार्ज था 12(3) और 13(3) में। नाउ वी कम टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 फॉर गुड्स, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 फॉर सर्विसेज। सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, यदि वाउचर के थ्रू यदि सप्लायर गुड्स या सर्विसेज को यदि सप्लाई करता है, तो देन व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। वी टेक एन एग्जांपल, दिस इज ए फुटवियर शोरूम। ये फुटवियर शोरूम ने क्या किया, देयर इज अनदर कंपनी दैट इज द विप्रो। फुटवियर शोरूम वुडलैंड का वाउचर देता है, क्योंकि फुटवियर जो शोरूम है वुडलैंड का है। उन्होंने 500 रुपीज का अपना वाउचर दिया। वाउचर दिया किसको दिया, विप्रो को दिया। सर कब दिया, 17 जुलाई 2021, 17 जुलाई 2021 को वुडलैंड फुटवियर शोरूम ने अपना वाउचर विप्रो कंपनी को दिया, 500 रुपीज का वाउचर, राइट। तो नाउ विप्रो कंपनी ने जो वाउचर परचेज किए, 2000 वाउचर या 5000 वाउचर, जितने भी वाउचर खरीदे, पर वाउचर 450 रुपीज का पेमेंट दे दिया। एग्जाम्पल 450, 490, 500, दोनों के बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये पेमेंट कब दिया, फॉर एग्जाम्पल 21 जुलाई 2021। एंड देन विप्रो कंपनी ने ये वाउचर अपने एम्प्लॉइज को दे दिया। विप्रो कंपनी ने वाउचर अपने एम्प्लॉइज को दे दिया। कब दे दिया, 3 अगस्त 2021, 3 अगस्त 2021। नाउ ये विप्रो कंपनी के एम्प्लॉइज फुटवियर शोरूम में गए और वहां से उन्होंने फुटवियर परचेज किया ऑन 5 अक्टूबर 2021।
इस केस में व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये जो भी सप्लाई की जा रही है वो वाउचर के अगेंस्ट की जा रही है, वाउचर के थ्रू की जा रही है। यदि वाउचर के थ्रू यदि सप्लाई की जा रही है तो जीएसटी की लायबिलिटी सप्लायर फुटवियर शोरूम को कब पे करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट कब देना पड़ेगा, जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी, किसकी, फुटवियर शोरूम, वुडलैंड फुटवियर शोरूम की लायबिलिटी कब अराइज होगी। फुटवियर शोरूम ने अपना वाउचर कब दिया, 17 जुलाई। क्या 17 जुलाई को पता है कि सप्लाई कब होगी। अब ये जिनको वाउचर दिया जा रहा है वो हो सकता है कि नेक्स्ट डे परचेज करें, वो हो सकता है कि 10 दिन बाद खरीदे, वो हो सकता है 2 महीने बाद खरीदे, वो हो सकता है 4 महीने बाद खरीदे, वो हो सकता है 6 महीने खरीदे, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उस वाउचर पे ही लिखी हुई होगी। तो उतने पीरियड के लिए आपका वाउचर वैलिड है और कोई पर्सन आके रिडीम कर सकता है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया आपको वेट करने की क्या जरूरत है, जिस समय आप वाउचर दे रहे हो उस समय ही जीएसटी का पेमेंट दे दो। तो फुटवियर शोरूम जिस समय तुम वाउचर दे रहे हो उस समय आपको जीएसटी का पेमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफिएबल भी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फुटवियर शोरूम से आप खरीदोगे क्या, क्या रसगुल्ला मिलेगा, क्या कपड़े मिलेंगे। तो ये जो फुटवियर शोरूम है ये ओनली फुटवियर ही है, कोई और काम करता ही नहीं है, मान लो नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं मिलता, ओनली फुटवियर शोरूम ही है। तो इसका जो वाउचर उससे आप क्या करोगे, खरीदोगे, जूते ही खरीदोगे तो आपको रेट और जीएसटी पता है, तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वाउचर 2 महीने बाद रिडीम्ड हो सकता है 4 महीने बाद रिडीम्ड हो सकता है 15 दिन बाद रिडीम्ड हो, आपको इतना इंतजार नहीं करना है। जिस समय आप वाउचर दे रहे हो, जिस समय आप वाउचर दे रहे हो उस समय आपकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। इट मींस दैट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, दैट इज 17 जुलाई 2021। लेकिन दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल व्हेन सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, क्योंकि जो वाउचर देने वाला है फुटवियर शोरूम वो ओनली फुटवियर के अलावा कोई डील करता ही नहीं है, तो सप्लाई आइडेंटिफिएबल है। तो आपको रिडम्पशन की डेट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि रेसिपिएंट क्या खरीदेगा, क्योंकि रीजन हम ओनली फुटवियर में ही डील करते हैं, हम रसगुल्ले में डील नहीं करते, हम गुलाब जामुन में डील नहीं करते, हम लैपटॉप में डील नहीं करते, हम सिर्फ फुटवियर में ही डील करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। We take another example. There is a Big Bazaar. There is another company, TCS. तो बिग बाजार ने अपना 2000 रुपए का वाउचर टीसीएस कंपनी को दिया। कब दिया, 17 जुलाई 2021। नाउ टीसीएस कंपनी ने 2000 रुपए वाउचर के बदले 1800 रुपए पर वाउचर बिग बाजार को दे दिया ऑन द 21 जुलाई 2020। नाउ टीसीएस कंपनी ने ये वाउचर अपने एम्प्लॉइज को दिया। कब दिया, फॉर एग्जांपल 3 अगस्त 2021। एंड इन एम्प्लॉइज ने बिग बाजार के शोरूम में गए और वहां पे जाके इन्होंने क्या किया, जो भी बिस्किट थे वो बिस्किट खरीदे 1800 रुपए के, जो भी रीजन होगा। खरीदा 5 अक्टूबर 2021 को, ये वाउचर रिडीम्ड हुआ। तो क्या जीएसटी की लायबिलिटी आप एट द टाइम ऑफ वाउचर लगा सकते हो। जब 17 जुलाई को बिग बाजार ने टीसीएस को वाउचर दिया तो बिग बाजार क्या बोलता है, हम बिस्किट भी देते हैं, हम कपड़े भी देते हैं, हम जूते भी देते हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। तो सिंपल ये तो तभी पता चलेगा कि जब आप खरीदोगे कि जीएसटी का रेट हम खाने पीने वाले प्रोडक्ट का हिसाब से लगाएं या कपड़ों के हिसाब से लगाएं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के हिसाब से लगाएं या स्पोर्ट्स की लगाएं, तो जब आप रिडीम्ड करोगे तभी पता चलेगा। तो इन दिस केस सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है। और जब सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, दैट इज 5 अक्टूबर 2021। राइट बेटा, तो ये आपको डिटेल में मैंने समझा ही दिया। 12/4, 13/4, 12/4 इज फॉर गुड्स। गुड्स को यदि आपने वाउचर के थ्रू सप्लाई किया हो तो 12/4, और यदि सर्विसेज को यदि वाउचर के थ्रू यदि सप्लाई किया हो तो 13/4। सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो वाउचर, यदि सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो रिडम्पशन ऑफ वाउचर। Now we come to the section 12, subsection 5, 13, subsection 5, जिसका कोई अपना नहीं उसका खुदा ही अपना। मतलब
जब 12 सबसेक्शन 2, 12 सबसेक्शन 3, 12 सबसेक्शन 4, 13 सबसेक्शन 2, 13 सबसेक्शन 3, 13 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग यदि आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते, यदि अर्लियर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते, देन 12 सबसेक्शन 5, 13 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। सर डायरेक्टली मैं प्रोविजन अप्लाई कर दूं तो, डायरेक्टली मैं चार्टर लगा दूं तो, ये प्रोविजन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, ये तभी अप्लाई होगा जब आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते विद द अर्लियर प्रोविजन। सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, दो केसेस है। पहला केस ये कहता है यदि सप्लायर को पीरियडिकल रिटर्न यदि फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, जब उसने रिटर्न फाइल की, वाली डेट नहीं, तो भी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, जब भी आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल नहीं, इज टू बी फाइल्ड। यदि रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो जो भी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, जब तक आपको रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, वो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है दैट इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। और इसके अलावा यदि कोई और केस एप्लीकेबल है, मतलब रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिस दिन आप टैक्स पे करोगे दैट इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ वी कम टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, 13 सबसेक्शन 6। यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई भी सप्लाईज किया, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज में, और रेसिपिएंट ने क्या कर दिया, पेमेंट में डिले कर दिया, और डिले करने की वजह से कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस या कोई भी पेनल्टी लगा दी लेट पेमेंट करने की वजह से, फॉर एग्जांपल 500 रुपए की, तो जिस समय आप पेनल्टी लगा रहे हो तब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। चाहे 500 रुपया 2000 रुपीज के लिए तो आपको पता है कि इन डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन आपको टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन लेट पेमेंट की वजह से यदि कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जा रहा है, जब इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, जब बिल बनाया जा रहा है, वो रेलिवेंट नहीं है। जब 500 रुपया रिसीव होगा, क्या बेटा, जब 500 रुपीज रिसीव्ड होगा, तो यहां हम बात कर रहे हैं सेक्शन 12(6) में और 13(6) में, टू द एक्सटेंट ऑफ यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट से यदि कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस या कोई भी पेनल्टी लेट पेमेंट की वजह से ली, तो जितना इंटरेस्ट है, मैं 2000 रुपीज की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं 500 रुपीज के लिए। तो 500 रुपीज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब ये रिसीव्ड होगा। सर मान लो रिसीव्ड नहीं हुआ तो जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, जितना इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा उतना ही वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, और जीएसटी भी आपको तभी पे करना पड़ेगा जब ये इंटरेस्ट और लेट फीस और जब भी ये पेनल्टी रिसीव्ड होगी। 500 रुपए का इंटरेस्ट है, मान लो 300 रुपए का ही इंटरेस्ट मिला, तो जब 300 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव होगा तो 300 रुपीज ही वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा, और लायबिलिटी तब अराइज होगी जब आप रिसीव्ड करोगे। रिसीव्ड नहीं हुआ तो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट, राइट बेटा। सेक्शन 14 इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मतलब पहले जीएसटी का रेट कोई और था, गवर्नमेंट ने बजट में या एनी रीजन से जीएसटी का रेट चेंज किया, जीएसटी का रेट चेंज होके नया जीएसटी का एप्लीकेबल हो गया, तो कंफ्यूजन ये रहता है कि हम जीएसटी का रेट पुराना वाला अप्लाई करें या जीएसटी का नया वाला रेट कंसिडर किया जाए। तो यहाँ पे जीएसटी का रेट पुराना लेंगे या नया लेंगे, ओल्ड लेंगे या न्यू लेंगे, तो ये 3 एलिमेंट्स देखने होते हैं। नंबर 1, सप्लायर ने सप्लाईज कब की, सेकेंड, सप्लायर ने बिल कब बनाया, और सप्लायर को पेमेंट कब मिला। 3 एलिमेंट्स। नंबर 1, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। याद करने का बेस्ट तरीका, इन तीनों में से जहां मेजोरिटी होगी, वो आपको देखना है। तो 3 एलिमेंट्स में से मिनिमम 2 एलिमेंट्स जिस साइड हुए वो वाली साइड आपको देखनी होगी। मतलब एक पॉइंट और आप याद रख सकते हो, तराजू का पल्ला उधर जाता है जिधर वजन ज्यादा होता है, जिधर मेजोरिटी होती है। We take a केस नंबर 1, पहला पॉइंट नंबर 1, यदि जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले सप्लायर ने सप्लाई भी कर दी, इनवॉइस भी पहले बना दिया, लेकिन पेमेंट सप्लायर को बाद में मिला, मेजॉरिटी विंस। तो 2 आइटम पहले हुए तो जीएसटी का रेट पहले वाला लिया जाएगा, तो जीएसटी रेट कौन सा लिया जाएगा, मेजॉरिटी विंस। पुराना वाला जीएसटी का रेट हम कंसिडर करेंगे। एक बार हम रेट ऑफ टैक्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात भी कर लेंगे। सेकेंड, यदि सप्लाई पहले हुई, डेट ऑफ इनवॉइस बाद में हुआ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी पहले हुआ, 2 बिफोर हुए, मेजॉरिटी विंस, तो जीएसटी का रेट पुराना वाला ही कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, सप्लायर ने सप्लाई पहले की,
लेकिन बिल भी बाद में बनाया, पेमेंट भी बाद में रिसिप्ट किया, मेजोरिटी विंस। बाद में क्या हुआ? दो आइटम बाद में हुए, मेजोरिटी क्या है? आफ्टर। तो इसका मतलब जीएसटी का रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? न्यू। जीएसटी का रेट कौन सा कंसिडर किया जाएगा? न्यू। ये क्लियर हो गया सर? बिल्कुल सर। टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। यदि डेट ऑफ इनवॉइस आपका पहले और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपका बाद में, तो व्हिचएवर इज अर्लियर हमेशा क्या होगा सर? डेट ऑफ इनवॉइस। इसलिए हम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर बोलने की बजाय हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? डेट ऑफ इनवॉइस। पॉइंट नंबर 2, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। जीएसटी का रेट पुराना वाला कंसिडर किया जाएगा। इन दोनों में से पहले क्या हुआ सर? हमेशा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ही होगा, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर है। तो व्हिचएवर इज अर्लियर क्या होगा? ऑब्वियसली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे बिल्कुल क्लियर है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पहले ही होगा, इसलिए हम डायरेक्टली टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोल देते हैं? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। पॉइंट नंबर 3, तो इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दोनों ही बाद वाले हैं। तो इन दोनों में से जब दोनों ही जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद हुए, तो इन दोनों जो बाद में तो हुए, लेकिन कब हुए? बाद में ही हुए, लेकिन जो पहले हुआ उन दोनों में से डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, उस समय आपको जीएसटी का पेमेंट देना पड़ेगा। जीएसटी का रेट तो नया वाला कंसिडर किया जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सी वाली डेट जो दोनों में से पहले होगी? तो दिस इज अ पॉइंट नंबर 8 क्लियर। Now we come to the point number B. Point number B is for after. यदि डेट ऑफ सप्लाई यदि हमने बाद में की तो हमारा मेन रूल चेंज नहीं होगा। जीएसटी का रेट हमें कंसिडर करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी वाला कंसेप्ट, राजू का पल्ला उधर जाता है जिधर वजन ज्यादा होता है। तो इसका मतलब डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आफ्टर। तो दो आइटम बाद में हुए हैं, तो जीएसटी का रेट कौन सा लिया जाएगा? न्यू। मेजोरिटी विंस। डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर, दो आइटम आफ्टर हुए हैं, तो व्हिचएवर इज अर्लियर यानी होता क्या होता है? मेजोरिटी विंस। तो मेजोरिटी किसकी? आफ्टर। तो जीएसटी का रेट नया वाला लिया जाएगा, पुराना वाला नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी बिफोर। तो मेजोरिटी किसकी है? बिफोर। तो बिफोर मतलब पुराना वाला जीएसटी का रेट कंसिडर किया जाएगा। और इन तीन केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई देखना, पॉइंट नंबर 4, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। वैसे तो ये रिवीजन क्लासेस है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं लॉजिक नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लॉजिक दे देता हूं। देखो समझो बात, डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर है, मैंने अपनी नॉर्मल क्लासेस में आपको बहुत डिटेल्ड में ये प्रोविजन बताया था। अभी तो मैं ज्यादा फोकस आंसर पे ही करूंगा। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज अर्लियर। यदि मैं अर्लियर वाला पॉइंट यदि एप्लीकेबल करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ इनवॉइस पहले हुई, लेकिन जीएसटी का रेट कौन सा लिया जाएगा? बाद वाला, न्यू वाला। जब जीएसटी का रेट बाद वाला लोगे और पेमेंट पहले करोगे, ऐसा हो सकता है। ये रिवीजन क्लासेस है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर पर ज्यादा फोकस करूंगा। उसके लिए आपको मेरी नॉर्मल क्लासेस में देखना पड़ेगा, वहां पे आपको पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें मार के क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लॉजिक बदलना पड़ेगा। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर की जगह लेटर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बाद वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले नहीं ले सकते। पहले के हिसाब से लिया तो जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा डेट ऑफ इनवॉइस पर, लेकिन जीएसटी का रेट बाद वाला लोगे तो जीएसटी का रेट बाद वाला, और मुझे पेमेंट आज करना है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि बाद में जीएसटी का रेट क्या होगा? तो इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमें फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज लेटर, और लेटर के हिसाब से क्या आया? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर। जीएसटी का रेट आप नया वाला लोगे, और यदि मैंने व्हिचएवर इज अर्लियर के हिसाब से ये किया तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पहले वाला कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले आप जीएसटी पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीएसटी का रेट आपको नया लेना है। तो इसलिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे? व्हिचएवर इज लेटर, लेटर के हिसाब से क्या आया? दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस। तो इन दोनों कंसेप्ट के अंदर हमने क्या लिया? डेट ऑफ इनवॉइस
और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बोलो मेरे साथ, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। पॉइंट नंबर 6 में डेट ऑफ इनवॉइस भी पहले हुआ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी पहले हुआ और जीएसटी का रेट भी पुराना लगाना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। डेट ऑफ इनवॉइस आपको समझाने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ सप्लाई भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। सर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब बुक्स अकाउंट्स में आपने पेमेंट की एंट्री की और जब बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ विच एवर इज अर्लियर। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14, सेक्शन 14 के पर्पज के लिए बात सुनना ध्यान से, नॉर्मली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हम यही कंसिडर करते हैं कि जब बुक्स में एंट्री हुई और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सेक्शन 14 में यदि जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ, जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ उसके 14 नहीं 4 वर्किंग डेज के बाद यदि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, फॉर एग्जांपल जीएसटी का रेट चेंज हुआ 15 सितंबर 2021 और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ फॉर एग्जांपल 21 सितंबर 2021, क्या ये 4 वर्किंग डेज में क्रेडिट हुआ? और हम मानते हैं कि इन डेज में एक ही वर्किंग डे नहीं है, ओनली 1 वर्किंग डे नहीं है, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो 4 वर्किंग डेज के बाद। तो यदि 4 वर्किंग डेज के बाद, यदि बैंक अकाउंट यदि क्रेडिट हुआ 15 सितंबर को जीएसटी का रेट चेंज हुआ और 4 वर्किंग डेज के बाद यदि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो ये नॉर्मल प्रोविजन आपको कंसिडर नहीं करना होगा, ये नॉर्मल प्रोविजन कंसिडर नहीं करना होगा। उस केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर की जगह जिस दिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ सप्लायर का, दैट इज अ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और यहाँ पे हमारे 3 सेक्शंस कंप्लीट हो गए, 12, 13, 14। प्लीज वीडियो की जो चैट बॉक्स में आता है अपने जो भी आपके कमेंट्स है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको रिवीजन कैसा लगा और जो भी आप सजेशन देना चाहते हो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और आप ये भी बताओ मुझे कि आपको आगे किस चैप्टर का जीएसटी में रिवीजन चाहिए। ओके बाय टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।